जब एहसास कोई चेहरा हो जाता है, मंजर मंजर आईना हो जाता है। अपने अंदर जंगल भी है, बस्ती भी। अपने अंदर जंगल भी है, बस्ती भी। इसीलिए गुम हर रास्ता हो जाता है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो जाता है। अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है। जश्न अल्फाज की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया में जहां भी उर्दू बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, या उर्दू शायरी के फैंस जिन भी शहरों में, हमारे देश में और विदेशों में जहां पर भी हैं, वहां पर मदन मोहन दानिश साहब अपना एक अलग मकाम रखते हैं। मेरा जो पहला सवाल है वो मदन मोहन दानिश साहब से ये है कि सर, आपका जन्म बलिया में हुआ, और जैसा कि मुझे जानकारी है कि बलिया में उर्दू उतनी प्रचलित नहीं है, उर्दू वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। वो क्या रीज़न्स थे कि आपका उर्दू की तरफ झुकाव हुआ और ये सफ़र का आगाज़ हुआ? किस भाषा में या किस इलाके में उर्दू है या नहीं है, ये हमें बहुत बाद में पता चलता है। जी कि जब भोजपुरी जैसे इलाकाई ज़बान में तोशक लफ्ज़ का इस्तेमाल जी होता जी था, है जी ना? सदर दरवाज़ा इस्तेमाल जी होता जी था, है ना? जैसे हमारे दादाजी कहते थे कि जा भाई तनी सदर दरवाज़ा बंद कर दा, जी या तोशक बिछा दा, मेहमान आ जी गया लगा लो। तो ये लफ्ज़ जब आप ढूंढोगे कि भोजपुरी के लफ्ज़ तो नहीं है, जी है ना? हज़ारों मील दूर से सफ़र करते हुए लुढ़कते पुढ़कते आए हैं और हमारी बोली में कब घुस गए, रच बस गए, जी मिल गए, पता जी नहीं पड़ा। तो ये हमें खुद पता नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं। जी तो ये ज़बान जब आपकी बचपन से आप दबीज़ पर्दे जब इस्तेमाल करते हैं, तोशक इस्तेमाल करते हैं, सदर दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सब फ़ारसी से आए हुए लफ्ज़ हैं सब। जी और आप वहाँ की इलाकाई ज़बान एक भोजपुरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी में भी नहीं या हिंदुस्तानी में भी नहीं। तो ये बड़ा दिलचस्प होता है इन सब को जानना, लफ्ज़ों के सफ़र को और भाषा के सफ़र को। मुझे भी लगता था कि ये सब मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन फिर ये धीरे धीरे कहीं, और फिर जो गांव था उसका जो कंपोजिट कल्चर था, उसमें दोनों तरह की आबादियाँ थी और बड़ी एक रचाव के साथ रहती थी कि अगर देर हो जाए तो ये समझिए कि मैं किसी अपने दोस्त या खाना खा लिया, मेरी माँ समझ लेती थी ना। तो ये रचाव था। अब उसमें बात ये होती है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको संस्कृत के श्लोक याद कराए जाते हैं और शाम होती है, तो गाँव का जो परिदृश्य होता था पहले, संभवतः आज भी हो, तो बाहर चारपाई जो ओसारा बोलते हैं, उसको दालान बोलते हैं कहीं कहीं ना, तो वहाँ चारपाई या चौकी होती थी, उस पर बैठते हैं लोग। और गांव में रातें जल्दी होती हैं, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे आमतौर पर लोग सो जाते हैं। तो मानस का पाठ करने के लिए हमारे दादाजी बोलते थे करो, लालटेन रहती थी रोशनी के लिए, और उसमें मतलब आसपास के लोग भी सुनने आ जाते थे। कोई निकल रहा जा रहा किसी काम से तो अभी आके बैठ गया। वो खैनी चूना भी खाते रहते थे, मानस भी सुनते रहते थे, उससे बात भी करते रहते थे। तो ये एक रोज़ का क्रम था, आधा घंटा मुझे पढ़ना है मानस, सस पर पढ़ना है। दादाजी सुबह श्लोक याद कराए थे, वो दूसरे दिन पूछते थे जी वो बताओ और उसके अर्थ बताओ, जी और फिर मानस के भी जब पढ़ता था तो उसके भी अर्थ बताते थे। कभी कबीर के दोहे, कभी रहीम के दोहे। तो इस तरह से जब आप एक कल्चर में धीरे धीरे बढ़ते हो, जी ग्रो करते हो, जी तो पोइट्री के कुछ एसेंस, कुछ एलिमेंट आपके अंदर कहीं आते हैं, आप उससे बच नहीं सकते, है जी ना? ऐसा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पोइट्री पढ़ते रहो और आप पोइट्री करने लग जाओ, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहीं सेंसिटिविटीज अगर आपकी मैच कर जाती हैं, जी तो फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। आपको पता नहीं होता, आपके एलिमेंट अंदर वो ग्रो कर रहे होते हैं।
अब एक कंपोजिट कल्चर में रहने वाला आदमी सूर, तुलसी, मीर, कबीर को पढ़ने वाला और मानस को पढ़ता हुआ, गीता को भी पढ़ता हुआ, मतलब ऐसे रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है उम्र के पायदान पे। आते आते कब वो फिर गीतांजलि पढ़ने लगता है और कब उसका झुकाव कविता की तरफ इस तरह धीरे धीरे होने लगता है, थोड़ी सी गाढ़ी कविता की तरफ भी, ये भी उसको नहीं पता। ये सब सारी चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। कोई ऐसा कारण, एक कारण नहीं होता कि जिसकी वजह से आप कविता की तरफ चले गए, कि कोई लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट आया और आप कविता की तरफ मुड़ गए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे लफ्ज़ों के बनने का प्रोसेस है, जैसे चीज़ों के होने का प्रोसेस है। आप अगर सामने का ले लो ना, जैसे हम घर में हम रसोई बनाते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि हम चाहें कि तेज़ आंच करके और जल्दी से बना दे कोई चीज़, ये संभव नहीं है। जितना समय लगना है जो चीज़ पकने के लिए, जो कम आंच पे पकेगी वो कम आंच पर ही पकेगी और उतनी ही देर पकेगी, है ना। उसके बिना वो मज़ा नहीं आएगा, स्वाद लुत्फ नहीं आएगा उसमें, है ना। तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत ही जब आप उसमें आ जाते हो उस प्रोसेस में, तो आप कुछ ऐसा लगने लगता है कि आप कुछ लिखने के रास्ते पर हो, सोचने के रास्ते पर हो। और सेंसिटिविटीज़ थोड़ी सी अगर आपकी उस तरह की हैं कि आप चीज़ों को देख के, सोच के, महसूस करके थोड़ा सा अंदर से कहीं विचलित होते हो या खुश होते हो, तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाती हैं। ये मैं महसूस करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि जीवन का जो शुरुआती हिस्सा था थोड़ा कठिन था। तो सेंसिटिविटीज़ हो सकता है कि ज़्यादा उम्र से पहले थोड़ी सी अंदर विकसित हो गई होंगी, ऐसा लगता है मुझे। ये मेरा अपना सोचना है, हो सकता है कि न भी हो। कई कठिन परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, तो आप उम्र से पहले बड़े होने लगते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग तरह से सोचने को मजबूर करती हैं। आप लीक से हट के फिर सोचने लगते हो, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने लगता है आपका। तो ये कई कारण होते हैं, एक कोई कारण मैं नहीं कह सकता कि आप तो शायरी की तरफ आ गए, ऐसा कोई एक कारण नहीं होता मेरी नज़र में। मुझे ये सब अगर मैं इकट्ठा करूँ, एक जगह करूँ, तो सारी चीज़ें ये सब समझ में आती हैं। और फिर जो मेरी जहाँ मैं पढ़ता था, हाई स्कूल तक मेरी पढ़ाई हुई, पूर्णानंद इंटर कॉलेज दुबे छपरा। मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। तो वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था उसी गांव में। और एक बड़ा साहित्यिक आभा मंडल मतलब उस पूरे इलाके में था। आचार्य जी का जो काम है कबीर पर, और जो उन्होंने शांति निकेतन में किया और BHU में किया, वो तो खैर अद्भुत काम है। और चाहे जितना पढ़िए आप आचार्य जी को, ऐसा ललित बहुत कम मिलता है। तो एक वहाँ का आभा मंडल, वहाँ की जो लाइब्रेरी थी बड़ी समृद्ध थी। तो उस समय बंगाल का साहित्य बहुत पढ़ने को मिलता था हमें अपनी लाइब्रेरीज़ में, और दूसरी चीज़ें भी, प्रेमचंद की कहानियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत पढ़ने को मिलती थी। फिर इत्तेफाक खूबसूरत कि मुझे मेरी नौकरी रेडियो में लगी। तो रेडियो में आप फिर रोज़ उस तरह के लोगों से मिलते जुलते हो, आपका काम उसी तरह का हो जाता है, आप चीज़ें उस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो उसको ऐसा भी नहीं होता कि रेडियो में काम करने लग जाओ तो आप ये करने लग जाओगे, ये भी नहीं मानता मैं। लेकिन ये एक कारण हो सकता है कि अगर आपके अंदर वो सेंसिटिविटीज है तो उसको हो सकता है कि थोड़ा सा वो गढ़ दे जी। जैसे एक नुकीले पत्थर को पानी ऐसे जब साल गुजरता हो पत्थर तो गोल चिकना हो जाता है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो आपको चिकना बनाती हैं, आपको स्वीकार्य बनाती हैं, कहने का स्वीकार्य कह सकते हैं उसके लिए, कि आप स्वीकार्य हो जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिम्मेदार, मुझे ऐसा लगता है। हमारे उर्दू अदब में एक परंपरा रही है उस्तादी और शागिर्दी की, और कई दफ़े तो ये भी देखने को मिलता था कि शागिर्द अपना बोरिया बिस्तर बांध के एक लंबे समय के लिए अपने उस्ताद के पास चले जाते थे, फिर वहीं रहते थे और अपनी शायरी में निखार लाते थे, चीज़ें सीखते थे। लेकिन आज उस्ताद ढूंढना मुश्किल है। तो जो नए कहने वाले हैं किस तरीके से वो अपनी शायरी में निखार ला सकते हैं, इसको लेके? देखिए, जो पहली बात जो आपने कही कि बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते थे, तो वो गुरुकुल वाली बात जो हमारे यहाँ गुरुकुल में भी होती थी, शायरी में भी होती थी कि
उस्ताद का दर्जा एक बाप का होता जी, था, जी, है ना, और जी। शागिर्द का दर्जा एक औलाद का। जी, जी। आज भी है, कमोबेश है, और चीज़ें बदली हैं वक्त के साथ, लेकिन फिर भी है, कई चीज़ें तो हैं। तो वहाँ जाकर सीखने का मतलब नहीं होता। जैसे आप रह रहे हैं गुरुकुल में या किसी, या अपने किसी उस्ताद के साथ रह रहे हैं, तो न आप सिर्फ शायरी नहीं सीख रहे हैं, आप इसको फ़र्ज़ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने गज़ल कही और आपने उस्ताद को भेज दिया ना कि ये देखिए जरा, है ना, तो वो देख के उस पर लिख के बता देंगे आपको, है ना। लेकिन जब आप उस्ताद के साथ रह रहे हैं, है ना, तो उनकी बातचीत का जो लहजा है, उनका जो डिक्शन है, उनका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो हो सकता है किसी फूल को देख के आपसे बात करने लग जाए कि देखो कृष्णा, ये कैसा फूल है और जी। इसमें क्या क्या चीज़ें जी, हैं, जी, और जी। क्या खूबसूरत सी। फिर हो सकता है उनको हो सकता है कि कण्व ऋषि की आश्रम की बात जी, याद आ जी। जाए और अन्नपूर्णा शकुंतला की दास्तान जी, बताने जी, लग जाएं जी। आपको। वो चीज़ आप मिस करते हो जी। जब आप चिट्ठी से गज़ल भेजते हो या व्हाट्सएप पे गज़ल जी, भेजते हो। जी। आज व्हाट्सएप पे भेजते हैं जी, ना, जी। वो चीज़ें नहीं मिल सकती ना। तो उसका अपना एक फ़ायदा था, तब वक्त भी था ऐसा, और लोग ग्रो होने के लिए इतना वक्त देते थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ग्रो होने के लिए वक्त चाहिए, जी। वो उस वक्त से पहले नहीं हो सकता। जी। तो आप उसका लहजा सीखते थे, ज़बान का जो लहजा होता है जिससे कविता बनती है। हुँ। उर्दू शायरी में तो ख़ास तौर से कहा जाता है ना कि आप क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, हुँ। लेकिन आप उसे कैसे कह रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण है जी। ना। तो कैसे कहना, जो क्राफ्ट है, जो लहजा है ना, जो आपकी शैली है, उस्लूब है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस बात को आपने कैसे कही है, तो ये कैसे कही है सीखने का जो काम है ना, ये सोहबत में ज़्यादा आता है ना। इसको वैसे भी सोहबत इल्म कहा जाता है। या तो आप अच्छी किताबों की सोहबत करें, या अच्छे किसी उस्ताद की सोहबत करें। आप जब किसी वाकई ईमानदार और जानकार शख्स की सोहबत करते हैं, तो वो आपको निखारता है। इसमें कोई दो राय नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अकेली किताब सब कुछ करती तो शायद दुनिया में तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज नहीं होते, जी। इतने टीचर्स नहीं होते, तो फिर किताबें ही सारा काम कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका अपनी इम्पोर्टेंस है। आप उनसे जब बात करते हो तो बात करने में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, जी। है ना, बहुत बदल जाती हैं। ये मसला है। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है सर कि हम देखते हैं कि हमें आज भी नज़्म में बहुत ज़्यादा काम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब हम नस्र की तरफ जाते हैं तो नए कहने वालों का रुझान नज़्म की तरफ ज़्यादा है, लेकिन हमें नस्र में उर्दू, खासकर उर्दू अदब में हमें उतना काम नस्र में देखने को नहीं मिलता है। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? आज सबको सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, जी। है ना। सबको सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, बहुत मतलब जल्दी में है वक्त, जी। है ना, बहुत सबको बहुत जल्दी है, और जल्दी काम तो नहीं है। शायरी में क्या होता है कि एक शेर कहे आपने 2 लाइन, कई बार शायरी में अभी गीतांजलि श्री की किताब आई जी, है, जी, रेत समाधि, है ना, उसे बुकर मिला। उस उपन्यास को पूरा होने में कितना समय लगा आप फिर पढ़िएगा। क्या आपके पास है इतना वक्त कि ये गज़ल कहें और उसके लिए सालों साल इंतज़ार करें आप? आज किसी के पास नहीं है। सब चाहते हैं कि मैं आज गज़ल क्या 2 शेर कहूँ और पोस्ट करूँ अभी तुरंत, और उस पर वाह वाह और लाइक्स और कमेंट्स आने लगे, है ना, तुरंत व्हाट्सअप करूँ, दोस्तों को ग्रुप में भेजूँ, है ना। ये जल्दी ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ, प्रोसेस है, पूरा एक प्रक्रिया है। ये नज़्म और नस्र में जो फ़र्क आया है ये भी उसी की वजह से है। जी। सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, नस्र अभी तो नहीं होता है। नस्र को समय चाहिए, टाइम चाहिए। मैंने अभी आपको ताज़ा मिसाल दी, जी, जी। बुकर अवार्डेड जो गीतांजलि श्री की किताब बिल्कुल। है, आप लोगों को पता होगा कितने साल लगे थे उसे पूरा होने में। तो ये टाइम टेकिंग काम है नस्र का। कविता से कठिन हो जाता है गद्य लिखना। जी। गद्य जिसको गद्य कहते हैं, जी। वो छोटे छोटे वाक्य, और प्रेमचंद है, देखो कैसा मतलब, और ऐसा मतलब कविता की तरफ बहाते हुए अपने साथ ले जाता है। आप शुरू कर दो, बस आप बहते हुए चले जाओगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ो आप, जो लालित्य मिलेगा ना उनके निबंधों में, निबंध जो होते हैं कितने कई बार नीरस होते हैं, बहुत नीरस होते जी। हैं,
लेकिन जो लालित्य आप बहते हुए चले जाते हो, तो लेकिन उसके लिए आपको चाहिए वो सब। आप आप मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप जिस भी विधा में काम कर रहे हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम को भी पढ़े आप लोग। उसमें जो शकुंतला की सेंसिटिविटीज हैं, जिस तरह से वो कण्व ऋषि के आश्रम से विदा होते हुए लताओं से लिपट लिपट के विदाई ले रही हैं, और एक एक लता के, एक एक पौधे का, एक एक पेड़ का नाम भी रखा हुआ, नाम ले लेके कह रही हैं, और अपनी सखियों को हिदायत भी दे रही हैं कि देखो ये इसको इस वक्त में पानी देती हूँ, ध्यान रखना इसका, इसका ये नाम है, ये नाम नहीं लोगी तो नाराज़ हो जाएगा। तो ये सेंसिटिविटीज़ ना आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ने से मिलेंगी। हम कई बार कहते हैं कि और ये जो है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने में वक्त लगता है। उस्ताद ये करता है कि आपको 5 मिनट बता देता है, क्योंकि उसने आप वो 5 मिनट में वो भी नहीं बताता, वो भी 40 साल बाद 5 मिनट बताता है। जी बिल्कुल, 40 साल उसने भी काम किया है, तब वो 40 साल और 5 मिनट में ये चीज़ बताता है। तो ये अभी फ़र्क आपको बताया मैंने, उस्ताद का जो सही उस्ताद होता है ना, वो ये काम करता है। एक सवाल यह है सर मेरा कि शेर में जिस तरीके से लफ्ज़ बरते जाते हैं, और शेर में एक लफ्ज़ बरतने से शेर का मेयार ही बदल जाता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको शेर में लाने से बचना चाहिए? दरअसल क्या होता है ना कि एक लफ्ज़ कई बार बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है शेर में, है ना जी। और उस एक लफ्ज़ से कई बार शेर बहुत अच्छा बन जाता है और कई बार बहुत हल्का हो जाता है ना। अब जैसे फ़र्ज़ करिए कि आप ऊपर कह रहे हैं अता कर दो, है ना जी, है ना, अता लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, है ना, देने के लिए ना, दे दीजिए। अता में थोड़ी विनम्रता का भाव अतिरिक्त आ जाता है ना। और नीचे कोई बहुत आप जदीद मिसरा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं शेर इस्तेमाल करूं यहाँ ना किसी उसमें नेगेटिव सेंस में, तो अच्छा नहीं होगा। मैं हो सकता है आप ऑफ द माइक आपको फिर बता दूँ सारी चीज़ें, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे अब एक दाग की इस्लाह है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शेर हूबहू नहीं याद है, तो उसको ठीक से बरतना भी मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका मैं मतलब बताता हूँ आप लोगों को कि ज़माना, आप समझिए कोई अपनी कब्र में पड़ा हुआ है और वो कह रहा कि ज़माना देखने आया है मुझको, ये शेर का मतलब है ना। अब शागिर्द ने कहे कि दाग के पास गज़ल पहुंचाई, दाग ने उसमें, अगर आप लोग उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ़ होंगे तो आया है में नुक्ता लगता है, उस नुक्ते को नीचे से उठा के उन्होंने ऊपर कर दिया, तो वो हो गया आता है। ज़माना देखने आया है मुझको और ज़माना देखने आता है मुझको जी। एक दिवंगत आदमी को ज़माना देखने आया है मुझको और ज़माना देखने आता है मुझको में क्या फ़र्क हो गया, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। ज़मीन से उठ के शेर आसमान में पहुंच गया ना। ज़माना देखने आया है मुझको, ये वन टाइम इवेंट हो गया ना, और ज़माना देखने आता है मुझको, ये लाइफ टाइम हो गया, मतलब एक कॉन्टीन्यूस लाइफ टाइम प्रोसेस हो गया ये। तो एक लफ्ज़ में कई बार क्या एक मात्रा में फ़र्क आ जाता है, एक हर्फ से भी फ़र्क आ जाता है शेर में। ये आप पर निर्भर है कि आप चीज़ों को देखते कैसे। आप देखेंगे तो लफ्ज़ आपके पास आएंगे। अब उन लफ्ज़ों को चुनना, जैसे रद्द कबूल की जो एक योग्यता होती है, सलाहियत होती है ना, वो चीज़ों को पढ़ने और उनको समझने से आती है। कई बार हम जितनी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हमारे लफ्ज़ों का जो भंडार है ना, वो बढ़ता जाता है। लफ्ज़ हमें कहाँ से मिलते हैं? कोई ख्याल आया तो लफ्ज़ कहाँ से मिलेंगे हमें? हमारा लफ्ज़ हमें ब्रेन ही तो देगा ना, वो कहाँ से देगा? तो वो उसके पास जो आपने फीड किए हुए लफ्ज़ हैं वही तो देगा। कोई स्थिति अगर आई आपके सामने कि ये बात कहनी है, तो उस बात को कहने के लफ्ज़ ब्रेन आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दे देता है कि आप ये बात कहिए, इस तरह से कहिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। 2 4 5 लफ्ज़ जो है हाथ उठा के खड़े हो जाते कि हमें बरत लीजिए, है ना। आप उसमें से एक ले लेते हैं। हो सकता है आपके पास लफ्ज़ों का भंडार ज़्यादा हो, तो जब ज़्यादा होंगे तो ऑप्शन ज़्यादा होंगे, आप उसको फिर बरतोगे जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। तो मैंने जैसा कहा प्रोसेस है, उसमें आपके पास शब्द भंडार भी ज़्यादा होना चाहिए। जब आपके पास शब्द भंडार नहीं होंगे तो आप उसी 2 4 लफ्ज़ों में से एक कोई लफ्ज़ लोगे
और आपकी नज़र। और फिर एक बात यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप उर्दू शायरी कर रहे हैं या हिंदी कविता कर रहे हैं, अगर आप उर्दू शायरी कर रहे हैं और आप निराला को नहीं पढ़ रहे हैं या केदारनाथ अग्रवाल को नहीं पढ़ रहे हैं, रघुवीर सहाय को नहीं पढ़ रहे हैं या अभिज्ञान शाकुंतलम को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर वो सेंसिटिविटीज कैसे आएंगी, वो ताजगी कैसे आएगी? ताजगी सिर्फ हम जो कर रहे हैं वही सिर्फ देखते रहने से नहीं आता। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मतलब कलाएं आपस में इतनी अंदर से गुथी हुई हैं कि आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक कविता में कई बार एक कहानी होती है जी। एक कहानी में पता लगे एक संसार है पूरा। आप एक शेर में संगीत की कितनी धुनें आप महसूस कर सकते हो, कितनी गूंजें उसमें होती हैं। और सीधी सी बात ये है कि जब आप शेर कह रहे हैं तो उसमें जो आपका एहसास है और लफ्ज़ हैं आपस में मतलब ऐसे टकराएं कि झनकार पैदा, गूंज पैदा हो, तब तो बात बनती है। वरना आप लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल कर लें तो बात तो आपकी हो ही जाएगी। लेकिन जो आदमी रुकता है पढ़ने वाला या सुनने वाला, वो वहीं रुकता है या वो सीधे दिल पे जाके असर वही लफ्ज़ करते हैं जो आपने उस गूंज से निकाला है। उससे नहीं निकालेंगे आप तो सामने के लफ्ज़ तमाम मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। इसी क्रम में मेरा एक सवाल और है कि सर, गुज़रे समय में हम जो उपमाएं देखते थे कि लबों के लिए गुलाब की उपमा दे दी गई, आँखों के लिए झील की उपमा दे दी गई, माथे के लिए चांद की उपमा दे दी गई। हमें नई शायरी में या जदीद शायरी में कहन का तरीका तो नया मिल जाता है, लेकिन हमें उपमाएं अभी भी वही मिलती हैं कि माथे को चांद ही कहा जा रहा है, आँखों को झील ही कहा जा रहा है। इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? अब इसके पीछे जो रीज़न्स है ना, क्या होता है कि जो गज़ल की बात ख़ास तौर से आप कर रहे हो, गज़ल में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी आ रहे हैं और हिंदी के लफ्ज़ भी आ रहे हैं। हिंदुस्तानी है उस वजह से तो हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी भाषाओं के लफ्ज़ आ रहे हैं या जो उपमाएँ बदली जा रही हैं, उसके साथ मुश्किल ये है कि वो कबूल नहीं होती। जी। कबूल क्यों नहीं होती है? अब सवाल ये ना, कबूल क्यों नहीं होती है? कबूल ये इसलिए नहीं होती कि आप उसको गज़ल बना के नहीं शामिल करते उसमें। उन नई उपमाओं को गज़ल बना के आपको उसमें डालना पड़ेगा ना। अब बशीर बद्र का शेर है ना, वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है ना, जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। तो ये पुलोवर तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है ना, वो लेके आए ना, लेकिन वो गज़ल में बना के लेके आए हो, गज़ल में ढाल के गज़ल कह के वो लेके आए हो, है ना। वो हरे रिबन से बंधा हुआ क्या है वो, हाँ, वो हरे रिबन से बंधा हुआ ये गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ ना। तो ये रिबन ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा, हम आपके सामने मिसाल है ना, पुल को भी अभी याद नहीं है, नीचे एक दरिया बहता है ना, ये लेके आए ना मोहम्मद अली। तो चीज़ें आती हैं, आप निदा को पढ़िए, आप वो भी लेके आए। मसला ये है कि जो हमारी जनरेशन में भी बहुत अच्छे कहने वाले हैं, लेकिन वो जो जल्दबाजी है ना कि उसको गज़ल में लाने के लिए आपको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, उसको गज़ल बनाना पड़ेगा। आप जब तक उसको गज़ल बनाएंगे नहीं उपमा को, तो सिर्फ एक नई बात कह देना थोड़ा शेर बनता है। जी। नई चीज़ कोई ले आके कह दें तो वो गज़ल कबूल नहीं करती। गज़ल इस मामले में बहुत सख्त है और ये सख्ती ही उसको इतनी मतलब मकबूल बनाए हुए आज भी। इतने 100 साल हो गए लेकिन गज़ल की जो गज़ल बूढ़ी नहीं हुई है। जी। है ना, गज़ल अपनी उम्र पे बरकरार है ना, तभी इतने लोग सुन भी रहे हैं ना, और पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले हैं। इसकी वजह ही कि उसकी सख्ती है, उसने अनुशासन अपना बहुत सही रखा हुआ। ये दायरा है मेरा, इसी में आओ, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, थोड़े बहुत ही रियायत है, ज़्यादा की नहीं है। तो उसको गज़ल बना के लाना पड़ेगा। वो गज़ल बना के लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चीज़ें हो रही लेकिन बहुत कम हो रही हैं, नई उपमाएँ भी आ रही हैं लेकिन बहुत कम आ रही हैं। चीज़ें हो रही लेकिन बहुत कम हो रही हैं, नई उपमाएँ भी आ रही हैं लेकिन बहुत कम आ रही हैं। सर, मेरी एक गुजारिश है आपसे, और शायद हम सब भी आपसे कुछ गज़लें सुनना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी कुछ गज़लें हमें एक भी सुना सकें तो।
जब एहसास कोई चेहरा हो जाता है, जब एहसास कोई चेहरा हो जाता है, मंजर मंजर आईना हो जाता है। अपने अंदर जंगल भी है, बस्ती भी, अपने अंदर जंगल भी है, बस्ती भी, इसीलिए गुम हर रास्ता हो जाता है, इसीलिए गुम हर रास्ता हो जाता है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो जाता है, फूल और तितली में रिश्ता हो जाता है। और शेर यूं कि अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दबा हो जाता है। रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप तो सोए सवेरा हो गया। मैं सुनाता हूँ गज़ल की, और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए। आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए, आज पानी चाहिए। अब आप लोगों को तो ज़बानी याद है। आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए। इसको हंसने के लिए तो उसको रोने के लिए, इसको हंसने के लिए तो उसको रोने के लिए। वक्त की झोली से सबको एक कहानी चाहिए, वक्त की झोली से सबको एक कहानी चाहिए। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। अब देखिए ये शेर जो है ना मशहूर ज़माना है ना, लोगों ने मशहूर कर दिया इसे। अब जो भी है मुझे तो नहीं पता क्या है शेर में, लेकिन जो एक पुरानापन आ जाता है ना, जी जी, शेर में पुरानापन आ जाता है ना। तो जो नया शेर आप सुनकर जिस तरह से चमक उठते हो ना, और आप खुश होते हो और आपकी तालियां आती हैं, तो वही शेर जो आपको कुछ समय पहले बहुत अच्छा लग रहा था और आप उस पर झूम रहे थे, उसको सुन के आपको उतनी खुशी नहीं होती। क्योंकि पुरानेपन का अपना एक मकाम है। जी जी, एक शेर है ना कि, लेकिन ये पुरानापन जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। सुनिएगा कि वो भी शेर सुनाता हूँ आपको ना, जो पुरानेपन वाला है। किसी का हौसला होना था मुझको, तो हर रुत में हरा होना था जी मुझको, जी जी, तो हर रुत में हरा होना था मुझको। नहीं छोड़ा पुरानेपन को अपने, नहीं छोड़ा पुरानेपन को अपने, इसी से फिर नया होना था मुझको। वाह 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 वाह, पुरानेपन में नया नहीं है, ये मतलब सोच लेना बहुत गलत कर रहे होंगे अगर हम ऐसा सोच लेते हैं। तो हम नया भी होंगे तो उसी पुरानेपन के साथ ही होंगे। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है। अब देखें क्या ढोंग समंदर का है। तो अब जैसे इसमें ढोंग लफ्ज है ना, इसका बदल और कुछ नहीं है। जी और जो समंदर करेगा वो ढोंग ही होगा, जी, है ना। तो अगर आप ढोंग की बजाय कुछ और इस्तेमाल करते हो तो इसकी जो ये जो असर है ना उसका, वो कम हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था ना। अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है, कान लगाकर मौसम की बातें सुनिए, कान लगाकर मौसम की बातें सुनिए। कुदरत का सब हाल उजागर करता है। कान लगाकर मौसम की बातें सुनिए, कुदरत का सब हाल उजागर करता है। उसकी बातों में रस कैसे पैदा हो, उसकी बातें में कैसे पैदा हो,
उसकी बातों में रस कैसे पैदा हो, बात बहुत ही सोच समझ कर करता है। उसकी बातों में रस कैसे पैदा हो, बात बहुत ही सोच समझ कर करता है। और जिसको देखो दानिश का दीवाना है, जिसको देखो दानिश का दीवाना है, क्या वो कोई जादू मंतर करता है। तो ये है मामला। मतलब कई बार शायरी में जो ताली का जो ये दिया हुआ है ना, ये हमारे उस्तादों ने दिया हो कि अपनी तारीफ खुद भी कर लो कभी कभी। तो कहते हैं गालिब है अंदाज़े बयां। तो ये मामला है। एक ताज़ा गज़ल कुछ शेर सुन लीजिए। अब इतना तो मैं पढ़ना जानता हूँ, अब इतना तो मैं पढ़ना जानता हूँ, तेरी तकदीर में लिखा हुआ हूँ, तेरी तकदीर में लिखा हुआ हूँ, अब इतना तो मैं पढ़ना जानता हूँ। सुनो यार शेर सुनो कि मुझे अब आईने की क्या ज़रूरत, मुझे अब आईने की क्या ज़रूरत, मुझे अब आईने की क्या ज़रूरत, मैं अपने साथ रहने लग गया हूँ। क्या बात है। मुझे अब आईने की क्या ज़रूरत, मैं अपने साथ रहने लग गया हूँ, मैं अपने साथ रहने लग गया हूँ। फिर एक दिन दास्तां बन जाऊँगा मैं, फिर एक दिन दास्तां बन जाऊंगा मैं, फिर एक दिन दास्तां बन जाऊँगा मैं। अभी सुन लो मुझे, अभी सुन लो, अभी सुन लो मुझे, मैं अनसुना हूँ। फिर एक दिन दास्तां बन जाऊँगा मैं, अभी सुन लो मुझे, मैं अनसुना हूँ। मेरा लहजा बता सकता है तुमको, मेरा लहजा बता सकता है तुमको, अभी मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ। मेरा लहजा बता सकता है तुमको, अभी मैं किससे मिलकर, अभी मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ। कई दुख मुझ में आकर बस गए हैं, कई दुख मुझ में आकर बस गए हैं, कि जैसे मैं ही उन सब की दवा हूँ। मैं कुछ दिन क्या रहा जंगल में दानिश, मैं कुछ दिन क्या रहा जंगल में, मैं कुछ दिन क्या रहा जंगल में दानिश, इशारे सब समझने लग गया। तो आपको मतलब कई बार ना जंगल में जाके भी चीज़ों को देखना महसूस करना पड़ता है। जब आप परिंदों के साथ पेड़ों के साथ भी वक्त बिताते हो ना, तो बहुत सारी नई चीज़ें आप पर, एक नई दुनिया खुलती है। मीर कहता है ना कि सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहाने दीगर था। जी जी आप बहुत जल्दी जल्दी में निकल गए, जी। वरना हर कदम पर एक नई दुनिया थी। तो हमें समाज जो कंक्रीट का जंगल, इससे निकल के कई पेड़ों वाले जो जंगल है उस पर भी जाना चाहिए कभी कभी। बकौल मदन मोहन दानिश, मीर एक बहुत सीधे शायर हैं और गालिब एक बहुत चतुर शायर है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से बिल्कुल नहीं चूकता। इसको दूसरी तरह समझें तो मीर जो है, गालिब के यहाँ ज्ञान है जी, विद्वता है, दर्शन है, जी उनका जो फलसफाना अंदाज है, और उससे उन्होंने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है ना। और बड़े शायर हमारे अदब, उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हैं ना, अजीम शायर, दोनों अजीम शायर जो आपने नाम लिए। लेकिन मीर की जो पहचान शिनाख्त है अलग से ना, वो उनकी मासूमियत जी, उनकी सादगी। वो ज्ञान को थोड़ा सा कई बार किनारे रख के बिल्कुल मासूम बन जाते हैं, बिल्कुल सादगी। इश्क बिन ये अदब नहीं आता, दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत, जी जी, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया है ना। तो कहता है कि मतलब नाकामियों से काम लेने वाला जो शायर है, बताइए कमाल। तमाम सुख को, तमाम चकाचौंध को, रौनकों को तज के, और आप अपने नाकामियों को मतलब ऐसा बना लेते हैं अपने लिए कि वो काम आ जाए ना। अब जैसे गालिब इसी बात को कहते हैं दूसरी तरह से, वो मामला भी दूसरा है, हालांकि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना।
वो मीर का अपना अपनी नज़र है, वो कहते हैं नाकामियों से काम लेना है काम। तो दोनों अपनी अपनी जगह बड़े शायर हैं, लेकिन दोनों को अब जब हम पढ़ते हैं तो दोनों को पढ़ने की हमारी नज़र होनी चाहिए। जी उस अगर नज़र से पढ़ते हैं तो फिर दोनों समझ में आते हैं, वरना दोनों में बड़ा कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। मीर को पढ़ते हुए आपके मतलब शेर आपके साथ हो लेते हैं। गालिब कैसे 50 शेर हैं जो आपको हमेशा याद रहते जी हैं और मौके मौके पर याद आते रहते हैं। आप बहुत परेशान हैं तो गालिब याद आ जाएगा, रही है वैसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना, है ना। ऐसे वो कोटेबिलिटी गालिब जी, के जी। यहाँ खूब है। वही बात मीर के यहाँ, लेकिन मीर के यहाँ जो मासूमियत है ना, वो उनकी अपनी अलग पहचान जी है। और शायद इसीलिए उन्हें खुदाए सुखन भी कहा जी गया। जी शायद इसीलिए खुदाए सुखन भी कहा गया। मीर का जो शेर है, अब कितने लोग ये मानते हैं कि यही जाना कि कुछ न जाना कुछ न है, जाना सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। जी बाकी ये कितना मतलब मुश्किल है ये जान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता, और जान लेने के बाद स्वीकार कर लेना, यही जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। ये ऐसा मकाम है जो मतलब मासूमियत के बिना नहीं आता, आपकी सादगी के बिना नहीं आता। आप जो चीज़ों को तज रहे होते हैं ना, छोड़ रहे होते हैं, अब ये तजना लफ्ज़ है, ये त्यागने के जो कबीला है, जो ख़ानदान है, उससे बना हुआ है, लेकिन ये अपना एक अलग इम्प्रेशन छोड़ता है, अपना अलग स्वभाव छोड़ता है। तो जब आप चीज़ों को तज रहे होते हो ना, तब ये मकाम आता है जब आप कहते हो कि यही जाना कि कुछ न जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। मीर ये है। जी अब जब हम खुद को एज अ शायर देख रहे होते हैं और हमारे पास कोई कलाम होता है, हमारी कोई पुरानी गज़ल है और हम उसको कुछ वक्त बाद छेड़ते हैं और फिर हम उसको कुछ वक्त बाद फिर छेड़ते हैं, या फिर हम कभी उसको तर्क कर देते हैं, तो किसी भी कलाम में कब तक गुंजाइश रहती है कि उसको छेड़ा जा सकता है, या फिर किस जगह पर आकर फिर उसको तर्क कर सकते हैं? आप अपने कलाम को जब आप कहते हैं ना, जब आप शुरुआत करते हैं, तो मतलब जब लिखने के जो शुरुआती इब्तदाई दौर होता है, तब की बात मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद वाला प्रोसेस बताता हूँ जो मैंने समझा है। आम तौर पे होता ये है कि जो शुरुआत जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं, एक बात को कहने के लिए बहुत सारे लफ्ज़ मिल जाते हैं हमें, और लफ्ज़ भी मतलब कई बार बड़े कठिन से होते हैं और भारी भरकम से लफ्ज़ आते हैं। आसानियाँ बड़ी दुश्वारी से आती हैं, आसान कहना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जब आप कहने बैठते हो तो जब आप शेर कहते हो तो आपको लगता है कि मैंने बात कह दी है ना, क्योंकि आपके दिल में वो बात है। तो आप जब कहते हो, तो आप जब पढ़ते हो तो लगता है कि आपने कह दी है बात, लेकिन होता दरअसल ये है कि वो जब सुनने वाला सुनता है या पढ़ने वाला पढ़ता है तो उसको कुछ ठीक ठाक नहीं समझ में आती बात, है ना। उसमें दोनों चीज़ों फ़र्क ये होता है कि जो आपके दिल में है वो कागज़ पे नहीं उतरा है, आपके जहन में इसलिए लगता है कि आपने उतार दिया है, तो वो फ़र्क वहाँ हो जाता है ना। आपको पढ़ के लगता है कि यार मैंने तो शेर बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें सोची हुई है कि ये बात है, इसमें ये बात से है, इसलिए आपको नज़र भी आ रही है। सुनने वाला सुन रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको लगता है कि यार ये बात तो नहीं बनी है ना, उससे निराशा होती है ना। तो इसलिए जब आप शेर कह लें तो उसके 2, 4, 5, 6 दिन, 1 हफ्ते बाद आप उसको उठा के पढ़ें कि क्या वाकई इस शेर में वही बात है जो आप कहना चाह रहे थे। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आपको लगे, आपको खुद लग जाएगा, 1 हफ्ते बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा, बल्कि 2 दिन बाद भी कई बार लग जाता है कि मतलब यार नहीं, वो बात तो नहीं आई, जो मैं कहना चाह रहा था, जो सोच रहा था, जो मेरा कंटेंट था, वो इस शेर में नहीं आया। तो फिर आपको ये भी समझ में आने लगता है कि क्यों नहीं आ रहा, और फिर आप उसको बदलते हो। कई बार क्या होता है कि जो आपका उस्ताद होता है वो 1 मिनट में बता देता है कि यार इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है। हम कई बार क्या होता है कि मतलब लंबे समय बाद भी कुछ शेर उसको ठीक करते हैं, ठीक चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो एक क्लिक होता है ना, जो बात जाके लग जाए दिल पर टक से, वो नहीं आ पाता शेर में। कई बार एक लफ्ज़ के बदलने से कई बार आ भी जाता है।
जैसे ये शेर मैंने सुनाया कि ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, है ना। अब रीत की जगह आप बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। तो अब लेकिन जो रीत जाके पकड़ता है वो रस नहीं पकड़ेगी, या कोई भी लफ्ज़ लगा लो आप, वो नहीं पकड़ेगा। तो ये कई बार ये होता है कि ये अपने आप आता, अब ये अपने आप आया हुआ है, ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। और ये रीत तब आता है जब, मैंने कहा ना कि जब आप थोड़ा सा अपने दायरे से निकल के भी पढ़ते हो चीज़ों को, तो अन्यथा रीत आना कठिन हो जाता है, मतलब इस तरह के लफ्ज़ आने कठिन हो जाते हैं। फिर कई बार होता है कि एक शेर बहुत सालों साल में मुकम्मल होता है कई बार, और जो हमारे बड़े शायर हुए हैं, जो उस्ताद शायर हुए हैं, उनके यहाँ भी ये बात हुई है कि साल हर साल लग जाता है, वो बात मुकम्मल नहीं होती, और एक मिसरा हो जाता है, एक मिसरे में मिसरा नहीं लगता है। बशीर बद्र साहब एक मुलाकात में कह रहे थे कि यार देखो, ये मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद मिसरा लगा इस पर। तो ये ऐसा कोई समय नहीं है कि हम इतने शेर में, इतने समय में ही बदल सकते हैं शेर को। लेकिन कुछ शेर होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, इनको आप फोटो फिनिश कह सकते हो, उसमें बदलाव नहीं होता, फिर उसमें बदलाव मुमकिन नहीं होता, वो फोटो फिनिश शेर कहलाते हैं। बाकी तो कहीं बदलाव कर सकते हो आप, मतलब, लेकिन बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये समझ आ जाती है कि जो मैं बदल रहा हूँ वो इसको अच्छा कर रहा है, कई बार क्या होता है कि आप अच्छे को बुरा कर देते हो, रिवर्स भी हो जाता है कि आप अच्छा कहे हुए हो लेकिन आप ऐसा कुछ चेंज कर देते हो, ऐसा बदल देते हो कि वो शेर साधारण हो जाता है या बुरा हो जाता है। तो ये भी होता है, इससे भी बड़ा थोड़ा सावधान रहिएगा आप लोग। आप जैसे मैंने ये गज़ल सुनाई, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है ना, ये करीब 30-35 साल पुरानी गज़ल है। तो अब 35 साल बाद मैं कुछ अलग तरह सोचता हूँ कि मतलब मुझे अब आईने की क्या ज़रूरत, मैं अपने साथ रहने लग गया हूँ, है ना। तो ये अब मेरी सोच ये है ना, या कहानी में सहा हर दुख उसी ने, पसंदीदा जो था किरदार मेरा। तो ये बातें बदलती जाती हैं, आपके अनुभव का दायरा बदलता जाता है, आपको चीज़ों का देखने का नज़रिया बदलता जाता है, तो बातें बदलेंगी। मैं जो कह रहा हूँ कि जो पत्थर पहले आपने कहा 35 साल पहले, वो उस उम्र की कही हुई चीज़ है, उसको बदलेंगे आप तो वो बिगाड़ लेंगे आप उसको। आप उसको मत बदलिए, उसको तो वो वही रहने दीजिए, आप नया कहिए। उम्र के साथ जब आप बढ़ रहे हैं आगे तो नया कहना पड़ता है, उसको नहीं बदलना पड़ता या उसको नया नहीं करना पड़ता। वो तो फिर नया करेंगे तो पैबंद लग जाएगा उसमें। नहीं करते ही नहीं। आप अगर नकारते हैं या बदलते हैं तो पैबंद लगना जैसे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, और अपने लिखे हुए पर हंसी आनी भी चाहिए, क्या लिखा है मैंने। आप पुराने कोई कपड़ा है आपके पास, शर्ट है, तो पुराना है तो उसका पुरानापन का अपना एक मोल है, लेकिन पुराने को आप नया करना चाहते हैं तो उस पैबंद तो लगेगा फिर। तो ये जितने रचनाकार हैं उन सबके साथ होता है ये कि तब का शेर ये था और 20 साल बाद का शेर, 30 साल बाद का शेर ये है। दर्शन को नकार देते हैं, प्राय के दर्शन को जो ने नकारा है, किसी और ने नकारा, और उस तरीके से हम कविता को नहीं नकारें। नहीं, कविता को तो नकारना भी नहीं चाहिए। उम्र के साथ आप बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, लेकिन कविता कैसे बदलेगी? वो जो शेर है आपकी उस उम्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब जब हम इस उम्र में आते हैं तो कहते हैं कि उम्र होती है पुरानी हर दिन, तजुर्बा रोज़ नया होता है। तो तब आप ऐसे शेर कहते हैं ना, ज़िंदगी रूप बदल लेती है, सिर्फ मर जाने से क्या होता है। तो तब आप ये शेर कहते हैं, और तब आप उस समय ये कहते हैं कि जिसको देखो दानिश का दीवाना है जी, क्या वो कोई जादू मंत्र करता है। तो इसको बदलना नहीं चाहिए। अगर आप बदलेंगे तो इसमें पैबंद लग जाएगा। तो कितने लफ्ज़ बदलेंगे आप इसमें से? एक लफ्ज़ बदलेंगे आप, उस पूरा शेर में मतलब पैबंद लग जाएगा। तो वो वैसा का वैसा, वो उसकी पहचान है। नहीं, दरअसल गज़ल में मक्ता कहना कतई ज़रूरी नहीं है। जो एक पहले फॉर्मेट था वो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जो उस्ताद होता था वो आपको तखल्लुस दे देता था, आप एक तखल्लुस रखते थे, और उस तखल्लुस से पहचान होती थी कि मतलब ये आप ही गज़ल है ना, मीर की गज़ल है या गालिब की गज़ल है ना। मीर उन्नी बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है।
तो लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ चीज़ें बदली हैं, बहुत बदली हैं। अब सवाल ये है कि मक्ता जो आप कह रहे हैं कि कहना, तखल्लुस का इस्तेमाल जब हम करते हैं, बल्कि तखल्लुस का ही क्या, गज़ल में एक एक चीज़ का, चाहे रदीफ़ हो, काफ़िया हो। मैं मक्ते पे आता हूँ, लेकिन पहले, उससे पहले एक और अहम बात जो मुझे अभी समझ में आ रही है, बता दूँ आपको। कई बार क्या होता है, रदीफ़ है जैसे, है ना, तो रदीफ़ को मिसरे के साथ ऐसा होना चाहिए कि अगर रदीफ़ को अलग कर दो तो बात अधूरी लगे। अगर रदीफ़ को हटा दिया आपने और फिर भी बात मुकम्मल लग रही है, तो समझिए कि आप गलत हैं, आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया शेर का। अब जैसे समझिए कि खामोशी को मेरी दुआ समझो, खामोशी को मेरी दुआ समझो, और जो बोल दूं हुआ समझो, है ना। तो अब ये, इसको अब समझिए, जैसे ना, खामोशी को मेरी दुआ। अब अगर हम यहीं रुक जाएं तो लगेगा ना कुछ अधूरा है ना। समझो कहते हैं तब पूरा वाक्य बनता है ना। खामोशी को मेरी दुआ समझो, मतलब वो समझो बहुत ज़रूरी है वहाँ होना, और जो बोल दूं हुआ। अब ये यहाँ भी रुक जाऊँ तो लगेगा बिल्कुल कितना अधूरा, एब्रप्ट सा कुछ सेंटेंस है ना। समझो चाहिए। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए शेर पढ़ना। आपको अक्सर शेर मिल जाएंगे ऐसे कि अगर आप उस रदीफ़ को हटा के और शेर पढ़ो तो आपको बात पूरी लगेगी। वो लगता है कि अनावश्यक है, ये रदीफ़ अनावश्यक है। तो रदीफ़ का अदा होना, रदीफ़ का बामानी होना, जो अभी ये प्रशस्त कह रहे थे, उसी तरह से मक्ते का भी बामानी होना ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप कर पाएँ तो, नहीं तो इस्तेमाल तो होता ही है। अब जैसे मैं एक शेर आप लोगों को सुनाता हूँ, उस गज़ल का शेर सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। वो 2-3 शेर सुन लीजिए उस गज़ल के, फिर मक्ते पे आऊँगा ना। एकदम मक्ते पे तो नहीं आया जा सकता। मक्ता मतलब कता कर देना, वाइंड अप कर देना, है ना। और मतले का मतलब होता है, मतलब तुलू एक लफ्ज़ है, टू बिगिन विथ, है ना। मतला मतलब गज़ल यहाँ शुरू हो रही है ना, और मक्ता मतलब वाइंड टू वाइंड कर दिया ना उसको। अब उसका मतलब है कि मैं खुद से किस कदर घबरा रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेता जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेता जा रहा हूँ, गुज़रता ही नहीं वो एक लम्हा, गुज़रता ही नहीं वो एक लम्हा, इधर मैं हूँ कि बीता जा रहा हूँ, इधर मैं हूँ कि बीता जा रहा हूँ, गुज़रता ही नहीं वो एक लम्हा, इधर मैं हूँ कि बीता जा रहा हूँ। अब उसका मक्ता सुनिए, है ना। गज़ल तो बहुत लंबी है, तो मक्ता यूँ है कि ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, है ना। अब इसमें जो दानिश का मतलब है इंटेलेक्ट से है ना, और नादानी का मतलब कि नादान। तो इन जो दोनों की, अभी एक तो हम दानिश से मुखातिब हैं, है ना, कोई तीसरा शख्स है, तीसरा किरदार है जो दानिश से मुखातिब है ना। ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, है ना, ये नादानी नहीं तो क्या है कृष्णा, हम मुखातिब है ना इससे। तो ये जो शेर में दूसरा किरदार या तीसरा किरदार ले आना, ये भी उसमें एक ड्रामाइयत पैदा करना, ये भी एक आर्ट है ना। अब इसमें आर्ट में भी एक आपने और आर्ट छुपा दिया कि नादानी और दानिश की तकरार पैदा कर दिया, तो दानिश व बामानी हो गया, अब बिला वजह नहीं लग रहा है ना। ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, समझना था जिसे समझा रहा हूँ, है। तो ये जब आप समझ जाते हो ना कि तखल्लुस का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो अगर वो बामानी हो, वहाँ उसकी ज़रूरत हो, तब उसमें कहते हैं सोने पे सुहागा हो, है ना, वरना अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, हमारे जो पुरखे थे ना, वो आज भी हमारे लिए फरिश्ते काम करते हैं, साथ चलते हैं दोनों कदमों पे, तो वो बताए रखते हैं मुझे, पुरखे ये कमाल करते हैं। आप देखो ना, पढ़ लो उठा के किसी मतलब
किसी भी हमारे मतलब युग के जो युग कवि हैं सारे, चाहे वो मीर हो, कबीर हो, रहीम हो, है ना, सूर हो, तुलसी हो, रसखान हो, है ना, आप किसी को उठा के पढ़ लो, आपको सिखाएंगे कि बात कैसे कही जाती है। मैंने जो क्राफ्ट की बात कह रहा था ना, वो वही बात है। गुस्सा है बेशक है, लेकिन अगर अदायगी में वो झुंझलाहट दिख गई अगर आपकी ना, जैसे गालिब पे मैंने शेर सुनाया था ना, वो झुंझलाहट की इंतहा है। रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, जी हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। अब इसको आप अगर पीड़ा में पढ़ के देखें, रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो, मतलब पीड़ा की इंतहा है, उस झुंझलाहट की इंतहा है। वो थक चुका आज के इस समाज के नकलीपन से और बेगानेपन से। मतलब इंतहा ये देखिए कि क्या है वो, पढ़िए जब बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और जब मर जाइए तो नौहा खा कोई न हो। कोई नहीं। वो कह रहा कि यार मुझे रहना नहीं समाज में यार, मैं ऐसी जगह जाकर रहना चाहता हूँ जहाँ मैं बीमार पड़ जाऊँ तो कोई तीमारदार मर नहीं हो, और जब मर जाऊँ तो कोई मुझे मेरे ऊपर रोने वाला कोई ना हो। लेकिन ये झुंझलाहट आई कैसे, आप देख रहे किस तरह से आई है। पढ़िए जो बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और जब मर जाइए तो नौहा खा कोई ना हो, है ना। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने कहा ना, हमारे पुरखे सिखाते हैं। हमने किया क्या है कि बड़ी हैरत होती है कि मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ना सीख लिया हमने, और ये हुनर इतनी जल्दी आया है आज के समय में, लोगों ने अपनी चीज़ों को छोड़ना बहुत जल्दी सीख लिया। और मतलब मैं जो कहता हूँ ना कि फिर वही पुरानेपन से ही नयापन आएगा, अपनी बात फिर कह रहा हूँ, इसीलिए पुरानेपन को छोड़ता नहीं हूँ मैं कभी। ये जो आप कह रहे हो विनम्रता, पोलाइटनेस, ये कई बार नकली भी हो जाती है। आपकी विनम्रता जो है ना, अतिरिक्त विनम्रता दिखने लगती है और वो बरामद हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। लेकिन जो स्वाभाविक तौर पे आ रही है विनम्रता, वो अलग पहचान रखती है। झुंझलाहट भी ठीक है, गुस्सा भी ठीक है, लेकिन वो गज़ल के दायरे में है। अमीर इमाम हमारे दौर का बहुत नौजवान शायर, वो गुस्से में बहुत रहते हैं ना, लेकिन वो गज़ल बना देते हैं, गुस्से को गज़ल बना देते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने गुस्से को, झुंझलाहट को आप गज़ल नहीं बना सकते, वो बहुत आसान है। लेकिन बस ये कि आप उसमें से हो के गुजरिए, जो गज़ल का दायरा है ना, उसमें बने रहिए, आप उस अनुशासन में बने रहिए, तो आप वो भी सीख जाएंगे। और गज़ल जब आपको शेर कहना सिखाती है, तो सिर्फ शेर कहना ही नहीं सिखाती, आपको ज़िंदगी को बरतना भी सिखाती है। जी वाकई में। कि आप ज़िंदगी में कैसे रहें, कैसे बर्ताव करें अपने लोगों के साथ, वो हुनर भी सीख जाते हैं आप। वो ज़बान वही आ जाती है आपकी कि जब आप उस तरह से बात करते हैं, उस तरह से रिएक्ट करते हैं। झुंझलाहट क्या रिएक्शन है जी। आपका रद्द अमल किस तरह का है, वो आपकी बात में आएगा या फिर शेर में आएगा। चीज़ों को आप जब देखते हैं, दरअसल जो कहते हैं ना कि हम आप बीती को जग बीती बना लेना और जग बीती को आप बीती, है ना। तो जब आप जग बीती को आप बीती बनाते हो, तो आप बनाते क्या हो, बनने लगता है। जब आप उस दौर से निकलते हो तो आप बनने लगता है अपने आप को। तो वो झुंझलाहट, गुस्सा नहीं रह जाता है। मेरा एक मतलब है कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। जी। लेकिन इसमें ज़माने लग हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए। मैंने कहा ना, ज़माने लगेंगे। गए। आप ये समझिए कि ज़माने लगे बगैर ये सब हो जाने नहीं। लेकिन ये कि आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपने अभी ये गलत रास्ता पकड़ लिया ना, तो आप विदिशा जाने के बजाय गैरतगंज पहुंच जाओगे आप। वो रास्ता विदिशा वाला तो पकड़ो आप, भले आप धीरे धीरे चलो उस पर, आप पहुंच जाओगे विदिशा, लेकिन वो रास्ता वो होना चाहिए। तो ये शनाख्त आपको करनी पड़ेगी, हाँ मैं अब ठीक रास्ते पर आया हूँ, भले उसका समय कितना लग जाए, लगने दो। मैंने कहा ना, जल्दी का काम नहीं है ये। और आज
कि आप लोगों की मजबूरी है, दरअसल आप लोगों को स्वभाव नहीं है लेकिन मजबूरी है, जल्दबाजी जो उजलत है ना, लेकिन उजलत बहुत नुकसान करती है, नुकसान भी बहुत कर जाती है वो, और ऐसा नुकसान कर जाती है इसकी भरपाई बहुत कठिन है कि शेर कहना तुरंत सोशल मीडिया पर डालना, तुरंत उसके रिएक्शन से खुश हो जाना और चीज़ों को समझे बगैर आगे बढ़ जाना, ये थोड़ा सा है मामला। क्या देखिए, मुझे मेरे नज़दीक दोहा वही दिल को छूता है जिसमें दोहापन हो जी। और ये दोहापन होना जो है ना, ये थोड़ा कठिन है। जैसे अच्छी संगत पाए के, निज़ा फाजली का दोहा है ये, अच्छी संगत पाए के संगी बदले रूप। अब ये संगी लफ्ज़ जो है ना, आप साथी कह सकते थे, अच्छी संगत पाए के साथी बदले रूप, संगी। अच्छी, उसका डिक्शन अलग है दोहे का, डिक्शन नहीं बल्कि वो उसका दोहापन है, वो तभी समझ में आएगा, है ना। अच्छी संगत पाए के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। वाह 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 वाह, है ना। नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब ये ठेकेदार है ना, तो ये सिर्फ खड़ी बोली में 13 और 11 की मात्रा में 2 पंक्तियां कह देना दोहा नहीं होता है जी। उसी तरह से शेर नहीं होता, फाइलातुन फाइलातुन से शेर बनता नहीं। जो फाइलातुन फाइलातुन या छंद विधान जो भी दिए गए हिंदी के या उर्दू के, है ना, उसका कोई शाब्दिक अर्थ तो है नहीं, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं। उसका क्या अर्थ है बताइए ना। फाइलातुन फाइलुन फाइलुन से कोई शाब्दिक कोई अर्थ है नहीं है ना। तो फिर क्या है ये क्या है फिर? क्यों हमें दिया, हमारे बुजुर्गों ने पकड़ा दिया ये लो इसमें शेर कहो। एक फ्रेम ऑफ साउंड है, ये एक ऐसी आवाज़ों का एक ऐसा मतलब फ्रेम है जिसमें लयात्मकता है जी। है ना, जिसमें मेलोडी है, जिसमें एक रिदम है, और वो रिदम है, वो मेलोडी है जो हमारी ज़िंदगी को छूता है, हमारी ज़िंदगी के मेलोडी से, हमारी ज़िंदगी के रिदम से, हमारी सांसों के रिदम से मैच करता है ना। तो उन सारी बहर जो कहते हैं ना, उर्दू व्याकरण में जो बहर होते हैं, छंद जिनको बोलते हैं, वो समंदर की जो चलने वाली मौजें लहरें हैं ना, वो उनको कहते हैं। उनमें जो एक लयात्मकता है ना, उनकी जो एक ध्वन्यात्मकता, उनकी जो एक क्या कहना चाहिए, मेलोडी और रिदम है, उस नाम भी उसका इसीलिए बहर रखा गया है ना। तो वो जब आप उस फ्रेम में लफ्ज़ शेर कहते हो ना, तो उसमें वो लयात्मकता आ जाती है, वो बात आ जाती है। दोहे में भी वही बात है कि सिर्फ ज़्यादातर कहे गए दोहे जो है ना, वो 13-11 की मात्रा में कहे गए। जब आप दोहापन लेके आते हो, है ना, आप कोई भी उठा के दोहा देखो, जी जी बिल्कुल, कोई भी दोहा उठा के देखो, क्या बात है, दिल को छूता है सीधे। जी। वो सिर्फ यही कि दोहापन होना चाहिए उसमें, वो जो मिट्टी की खुशबू जो होती है ना, वो होना चाहिए। और 2 पंक्तियां जो है ना, ऐसे असर करती हैं जैसे कोई, आप ठीक कह रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब कहानी हो ना, जी। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, जी। है, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। जी। तभी बाहों भर संसार जब आप ले आते हो ना, जी। तो आप झूम जाते हो, एक नशा सा आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 पंक्तियों में कह देना एक तपस्या है। जी। जो मैं कह रहा था ना, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए। मगर इसमें ज़माने लग गए। जो ज़माने लगना है ना, यही तपस्या है। जी। जिसको गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। तो वो तपने वाले प्रोसेस में तो आओ आप लोग। वो दोहापन या शेर में शेरियत तभी आती ना, आप लोग सही रास्ते पर तभी बैठ के बातचीत कर रहे हो, वरना आप कुछ और कर रहे होते। बहुत वक्त कम है सबके पास, है ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर ही रहे होते। आप लोग भी यहाँ नहीं होते तो आप किसी कॉफ़ी शॉप में होते या किसी व्हाट्सएप चैट में बिजी होते, कोई फिल्म देख रहे होते, कुछ भी कर रहे होते। बहुत काम है, ज़माने में काम की कमी है क्या आप लोगों के लिए? लेकिन आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए मतलब रास्ते सही रास्ते पर हैं आप। सर, हम जश्न अल्फाज की तरफ से और हम सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और आप सभी यहाँ पर आए। और हम
हम आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी इस चर्चा में जुड़े और इसके सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।